हाँ तो मेरे देवियों सज्जनों, मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री रक्षक सुदीप चौबे और मैं आया हूं आपके सामने सोल्यूशन चैप्टर का एक दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। इस टॉपिक को मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा और हायर लेवल तक जाऊंगा और बीच बीच में वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में और आईआईटी जेईई मेन और नीट में पूछे जाते हैं। तो अपने सीट से अपने तशरीफों को चिपका करके रखिए और देखते रहिए सॉल्यूशंस विथ सुदीप चौबे। शुरू करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। उसके बाद हम देखेंगे गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, उनमें भी सेम सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, और हेनरीज लॉ जानेंगे, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। सो सॉल्युबिलिटी समझने से पहले एक कहानी सुनो मेरी। अभी क्या हुआ था कि अपने क्लास में वो लड़का होता है ना जो खूब पढ़ाई करता है पर बताता कभी नहीं है। उससे पूछो कि भाई कैसा रहा, क्या पढ़ करके आया, तो कुछ नहीं पढ़ाई की, कुछ नहीं पढ़ाई की, और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो वैसे ही हमारे क्लास में एक दोस्त कम दुश्मन था। सो एक रोज जब वो हमारे घर आया तो हमने सोचा अब तू देख। अपन ने उसको बोला शरबत बना के पिला रहे हैं, अपन ले आया जमाल घोटा। ठीक है, अब हमारे पास में था 1 गिलास पानी, जमाल घोटे का हमने डाला 1 चम्मच, उसमें घुल गया। एक और जमाल घोटे का डाला, फिर भी घुल गया। हमने सोचा अब भी बात नहीं बनी, एक और चम्मच डाला तो घुल गया। हम क्या चाह रहे थे, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में उस फिक्स्ड वॉल्यूम में ऐड कर सकूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना सकूं उसका। ठीक है, तो मैं ऐड करता गया। एक पॉइंट आया जब ऐड कर रहा था तो अब वो घुल नहीं रहा था। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन बना कि मैं उसमें और सोल्यूट ऐड करूं, जमाल घोटा और ऐड करूं तो वो घुलना बंद हो जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हमने हमारे दोस्त को पिलाने के लिए वो जमाल घोटे का क्या बना लिया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया था। ठीक है, कितनी चम्मच लगी हमको, 5 चम्मच जमाल घोटे की लगी। तो 5 चम्मच क्या हो गया, 5 चम्मच उस सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट हो गया जो मैं 1 गिलास पानी में घोल सकता था। 5 चम्मच से ज्यादा अब मैं उसमें घोल नहीं सकता, समझ में आ रही बात। तो 5 चम्मच से ज्यादा मैं घोल नहीं सकता, तो उस 1 गिलास पानी के लिए जमाल घोटा यानी सॉल्यूट की वो जो 5 चम्मच था वो क्या बन गया है, सॉल्युबिलिटी बन गई है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बन गई है। अभी कोई पूछेगा तो आप ऐसे तो बताओगे ना 5 चम्मच, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है कि ग्रास्प करो नॉलेज को, है ना। एकदम थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो आओ देखो थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, और इसी एग्जांपल से रिलेट करते हुए समझाऊंगा, एकदम दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। देखो सॉल्युबिलिटी क्या बोलती है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इट शुड बी रादर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट कुड बी डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ वाटर और सॉल्वेंट at fixed temperature to obtain saturated solution। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सॉल्वेंट में। समझ में आ रही बात, क्वांटिफाई कैसे कर दिया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट का ऐड कर सकते हो। समझ में आ रही बात। एट फिक्स्ड टेम्परेचर क्यों बोला, हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक, हम ये जानते हैं ना टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बस उस चीज को रोक करके रखो, मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें और कुछ डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब हमको समझना है कि दरअसल जब मैं वहां पे जमाल घोटे को मिला रहा था, डिसॉल्व कर रहा था, शक्कर को डिसॉल्व कर रहा था, तो वहां पे प्रोसेस हो क्या रही थी। तो देखो क्या प्रोसेस होती है कि सॉल्यूट जो है वो 2 स्टेट्स में रहता है। एक होता है सॉलिड स्टेट, पाउडर, जो अब हमने डिसॉल्व नहीं किया है, और जब हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं तब वो दिखाई देता है क्या, शक्कर को आप पानी में घोल दो तो फिर शक्कर दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है ना। तो वो
कहां चला जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, एक्वस या फिर डिसॉल्व स्टेट में चला जाता है। दरअसल हो क्या रहा होता है कि जैसे मान लो ये है मेरा पानी है, मैंने यहां से डाला किसको, सॉल्यूट को। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया शक्कर लिया है। तो होता क्या है कि यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के यहां पे बैठ जाते हैं। इन स्पेसेस में आकर के वो क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो अब इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व्ड स्टेट बोलते हैं, एक्वस स्टेट बोलते हैं, या फिर सॉल्वेटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब वो अब दिखाई देना बंद हो गए हैं। क्यों हुआ है ये एक्चुअली में, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो कहां पे आकर बैठ चुके हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वहां पे जाकर के बैठ चुके हैं। कौन, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट। समझ आ रही बात बहुत अच्छे से। चलो, तो वो कौन सी स्टेट हो गई, डिसॉल्व स्टेट हो गई। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये वन साइडेड नहीं है, एक तरफा नहीं है। ठीक है, एक तरफा ना होकर के कैसा है, दुई तरफा है। कैसे दुई तरफा है, देखो यहां पे डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स थे उनकी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है ना। एक बात बताओ, हमने बचपन में पढ़ रखा था, पार्टिकल्स, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड कहां ज्यादा होती है, एनर्जी कहां ज्यादा होती है, सॉलिड में या लिक्विड में। ऑब्वियसली किसमें, लिक्विड में। सॉलिड में तो वो कैसे बैठे होते हैं, एकदम चिपक चिपक करके बैठे होते हैं, अगल बगल में एक दूसरे के एकदम चिपक करके टाइटली बैठे होते हैं। पर लिक्विड में कैसे होते हैं, एकदम फ्लो करते रहते हैं, इजीली फ्लो करते रहते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस चीज को दिमाग में रखो कि जब वो एक्वस स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कैसी है, हाई है, बहुत स्पीड के साथ में वो फ्लो कर रहे हैं। वहीं जब वो सॉलिड स्टेट में है तो उनकी एनर्जी कैसी है, कम है, कम एनर्जी में, एकदम टाइटली बाउंड स्टेट में है वो। समझ में आ रही बात। चलो, अब हुआ क्या कि जब मैंने पार्टिकल्स को इसमें अंदर ऐड किया तो शुरुआत में तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, यहां पे सॉल्यूट सॉलिड जो था उसके पार्टिकल्स अभी तो लोअर एनर्जी स्टेट में थे, पर जैसे ही वो पानी के अंदर गए तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। अब वो इधर उधर घूमने मंडराने लगे। एक्वस स्टेट में है ना, आसानी से वो घूमने मंडराने लगे। इमेजिन करो, केमिस्ट्री को इमेजिन नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इमेजिन करो उन पार्टिकल्स की जगह खुद को बैठा दो। ठीक है, बहुत मजा आएगा। आई मेक यू फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। बस बने रहो, मेरे साथ में बने रहो। तो पार्टिकल्स अंदर गए और इधर उधर घूम रहे थे, पर अभी यहां पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी रह गए, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जैसे मान लो कि मैं एक सॉलिड पार्टिकल हूं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाया हूं, और एक हाई स्पीड वाला पार्टिकल आया और मुझसे टकरा करके क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो वो एक्वस स्टेट से कहां चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में वापस से आ जाएगा। तो पहले कौन सी प्रोसेस हो रही थी, जब वो सॉलिड से एक्वस स्टेट में जा रहा था तो कौन सी प्रोसेस हो रही थी, डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही थी। पर जब पार्टिकल अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल से आकर के टकराया, एक्वस पार्टिकल जब अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल से आकर के टकराया तो उसने एनर्जी लूज कर दी और वापस से किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में, एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो हो क्या रहा था, एग्जांपल याद करो, जब मैं जमालगोटा में ला रहा था तो शुरुआत में 1 चम्मच डिसॉल्व हो गया, 2 चम्मच डिसॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है, डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना, ले शैटलियर प्रिंसिपल बोलता है जिस साइड अमाउंट ज्यादा उस तरफ से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। इनिशियली तो पानी में ज्यादा पार्टिकल्स नहीं थे ना, तो इस साइड पे ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा अमाउंट नहीं था, इसी साइड पे था, तो रिएक्शन किस तरफ से बढ़ेगी आगे, इस तरफ। सो शुरुआत में रिएक्शन डिसोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, पर जैसे जैसे डिसॉल्व अमाउंट यहां पे बढ़ने लगा तो अब रिएक्शन की स्पीड इस तरफ से भी बढ़ने लगी, तो अब क्रिस्टलाइजेशन भी बढ़ने लगा। तो शुरुआत में डिसोल्यूशन रेट ज्यादा, क्रिस्टलाइजेशन बहुत कम, पर धीरे धीरे डिसोल्यूशन कम हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन
बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब जितना डिसॉल्व होगा उतना ही क्रिस्टलाइज हो जाएगा। 10 मॉलिक्यूल्स अगर डिसॉल्व होंगे तो 10 ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर क्रिस्टल बना करके आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। 10 मॉलिक्यूल अंदर गए तो 10 ही मॉलिक्यूल बाहर सॉलिड बना करके आ गए। तो अब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब एक बात बताओ कि आपने एक चम्मच डाला और एक ही चम्मच वापस क्रिस्टलाइज होकर के आया, तो आपको क्या दिखा कि अरे ये तो डिसॉल्व ही नहीं हुआ है ना। एक्चुअल में वहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है, पर जितना डिसोल्यूशन हो रहा है ना उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है, पर हमारी आंखें उस चीज को पकड़ नहीं पा रही हैं। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तब एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि डिसोल्यूशन का रेट, डिसोल्यूशन की स्पीड क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड के बराबर हो जाती है। जितना डिसॉल्व होता है उतना ही क्रिस्टलाइज हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज होती है किसी भी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान। तो हमने समझा सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में वहां पे ऐड करूं ताकि क्या बन सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बनाने के दौरान डिसोल्यूशन होता है और साथ में क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर हो जाता है। अब और कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐड करते हैं तो वापस वो क्रिस्टलाइज होकर के वापस आ जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम समझते हैं कि क्या इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऑल्टर किया जा सकता है। अब मेरा मन किया कि नहीं, 5 चम्मच जमाल घोटे के बाद भी मुझे और डालना है अब इसी में। ठीक है, घुल तो नहीं रहा था ना, पर मेरा मन है कि अब और इसमें ऐड करूं। ठीक है, आज तो गया ठीक है, आज तो मैंने उसकी जान ले लेनी है, तो मैंने इसमें और ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से मैं इस अमाउंट को यानी कि सॉल्युबिलिटी को और बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स होंगे, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, तीसरा यूजुअल फैक्टर होता है प्रेशर, पर प्रेशर इस तरह के सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं डालता। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट से मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। आप अपने ही तरह के फ्रेंड्स के साथ में अपनी फ्रेंडशिप करते हो ना। ठीक है, अगर मान लो आप मस्तीखोर हो तो एकदम पढ़ाकू ताबी कीड़े के साथ में बैठना पसंद नहीं करोगे आप, है कि नहीं। ठीक है, या फिर अदर वे राउंड, वाइस वर्सा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा और अच्छा एग्जांपल लो। एक बात बताओ कि जब आपके हाथ में पेंट लग जाता है तो पेंट को आप अपने हाथ से हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए क्या आप पानी से धोते हो? नहीं ना, आप क्या करते हो, तारपीन का तेल लेते हो या फिर घासलेट लेते हो, उससे अपने हाथ को क्या कर लेते हो, मलते हो, तो अपने आप जो पेंट आपके हाथ में लगा था वो किस में आ जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आप कपड़े से उसको हटा देते हो। यही करते हो ना। तो वो चीज क्यों हो रही है, तो इस चीज को समझो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स में जो आते हैं वो किस, ये है NaCl, CaCl2। बेसिकली जितने सॉल्ट्स हमने पढ़ रखे हैं वो सारे सॉल्ट्स पोलर कंपाउंड में आते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए जो कि पोलर है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी हैं जो कि पोलर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, H2O। बेसिकली आपको यह ध्यान देना है कि अगर किसी बॉन्ड में, ये एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, अगर किसी बॉन्ड में उस बॉन्ड के अगल बगल वाले दोनों एटम्स एक जैसी शक्ल वाले हैं, मतलब वो दोनों एटम एक ही हैं, तो वहां पे पोलैरिटी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल H, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या होता है H2, ये क्या होता है N2, तो ये होते हैं O2, है ना, Cl2, F2, Br2, I2। ये सारे कैसे हैं? ये सारे नॉन पोलर है। ये सारे कैसे हैं? नॉन पोलर। ठीक है, उनमें पोलैरिटी नहीं आएगी।
जबकि पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि इन दोनों के अगल बगल कौन होंगे, अलग अलग लोग होंगे, जैसे कि HCl, ठीक है, HO बॉन्ड, ये भी कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है ना। HF बॉन्ड, ये भी कैसा है, पोलर बॉन्ड है। तो अभी हमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या पोलर है और क्या पोलर नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो बोलोगे सुदीप भैया आपने पोलर कंपाउंड्स और पोलर सॉल्वेंट की तो बात कर ली, पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया H2O, पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, H2O, है ना। इसमें HO बॉन्ड अलग अलग लोग हैं कि नहीं, तो ये कैसा हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब पोलर सॉल्यूट की हमने बात कर ली। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स आपका मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, H2N2, ये तो गैसेस की बात होगी। कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको मैं नॉन पोलर कैटेगरी में डालूंगा, हाइड्रोफोबिक कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखो, जब मैं पेंट की बात कर रहा था तो पेंट जो है उसका नेचर और ऑयल का नेचर एक दूसरे से ऑपोजिट है। वाटर क्या हो गया, पोलर हो गया, ऑयल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो क्या मैं पेंट को वाटर की मदद से हटा सकता हूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जबकि जो घासलेट तेल है या फिर तारपीन का तेल है, उसका जो नेचर है वो भी नॉन पोलर है, पेंट का नेचर भी जो है वो नॉन पोलर है। तो जब मैं घासलेट को पेंट पे रब करता हूं तो आपके हाथ से वो निकल करके उस घासलेट में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और वो दरअसल आप डिसॉल्व हो गया। अब मैं कपड़े से पूरे के पूरे घासलेट को ही हटा देता हूं तो वो पेंट को भी लेकर के हट जाता है। तो ये एक्चुअल में होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट का इफेक्ट जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर है, एक जैसे सब्सटेंसेस एक जैसे सॉल्यूट में ही, सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को बहुत अच्छे से समझो कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, और दोनों में ही टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट होगा। तो उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा जानना होगा ले शैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा, पहले ये तो समझ लो कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है। वो बच्चे जिनको नहीं पता है ना, जिनकी 11th अच्छे से नहीं हो पाई है, तो मैं बता रहा हूं मेरी क्लास में आपको, अगर आप 11th नहीं भी पढ़ के आए हो ना, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम बेस से हर चीज में 0 से उठा करके मैक्सिमम तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है। बस बने रहो लास्ट तक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा है ना, थिएटर में देखते हो ना, एग्जिट लिखा होता है, मतलब निकल रहा है बाहर। तो थर्मी, एक्सोथर्मी, थर्मी मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर निकल रही हो एज अ प्रोडक्ट, हीट क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो, कैसा, एज अ प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट की साइड पे, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट की साइड पे क्या लिख दूं, हीट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। तो एंडो ऐसे दिमाग में याद रख लो, आंदो, ठीक है, वो वाली में बोलते हैं ना हम, आंदो, वही वाली चीज है। याद करने का तरीका है, बस लॉजिक नहीं है, बस याद करवा रहा हूं मैं। एंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट अंदर की तरफ आती है, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और उसको इस्तेमाल करता है एज अ रिएक्टेंट, एज अ रिएक्टेंट। तो मैं यहां पे रिएक्टेंट की साइड पे लिख सकता हूं ना, हीट। ये कौन सी रिएक्शन थी या फिर प्रोसेस थी, सॉलिड से एक्वस में कन्वर्जन, या फिर बोल लो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या है, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस, और बैकवर्ड में क्या है, हम जानते हैं बैकवर्ड में क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। वहीं एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये वाला एग्जांपल आपने देखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप एक काम करना कि आज ग्लूकोज को, ठीक है, घर में जो ग्लूकॉन डी होता है, ग्लूकॉन डी को आप पानी में खोलना, ठीक है, और ग्लास को छूना, आपको समझ में आ जाएगा ग्लास जो होगी वो ज्यादा ठंडी हो गई है एज कंपेयर टू बिफोर मिक्सिंग। मिक्स करने से पहले जो उसका टेम्परेचर था वो अब टेम्परेचर क्या हो गया है, लोअर डाउन हो गया है। तो वो जो ग्लूकोज का पानी में डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो इसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वो क्या कर रहा है, बाहर से एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए तो ग्लास क्या हो गई है, ठंडी, क्योंकि ग्लास की जो हीट थी, ग्लास की जो हीट कंटेंट था वो कहां चला गया, पानी के अंदर चला गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, पानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो टेम्परेचर का इन दोनों पे क्या असर पड़ता है।
है ना। तो इसके लिए मुझे समझना होगा ले शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो बहुत फुर्ती से देखेंगे हम ले शैटलियर प्रिंसिपल, बहुत फुर्ती से, बहुत अच्छे से समझेंगे। लास्ट ईयर अगर नहीं समझ भी आया था कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। देखो कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, आप उन कुछ लोगों में से तो नहीं हो, चेक कर लो, है ना। ये ले चाटलियर प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ले शैटलियर प्रिंसिपल है। ठीक, चलो, ये बोलता है कमी को पूरा करो, सिंपल बात। ठीक है, मैंने एक बारी और बोल चुका हूं कि हमारे पास में दो साइड्स है रिएक्शंस की। ठीक है, एक है रिएक्टेंट साइड और एक है प्रोडक्ट साइड, है ना। रिएक्टेंट साइड और क्या है, प्रोडक्ट साइड। अब अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन किस तरफ चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, जिस साइड अमाउंट ज्यादा होता है उस साइड से रिएक्शन तेज चलने लगती है। ठीक है, ले शैटलियर प्रिंसिपल, है ना। चलो, आई नो ले शैटलियर प्रिंसिपल का डेफिनेशन कुछ और है, पर वो चीज समझो कि जो काम आने वाली है। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट का, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ ले शैटलियर प्रिंसिपल ओनली। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, उसको डिफॉर्म करके इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पे। चलो देखो, सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब वो सॉलिड स्टेट में है, डिसोल्यूशन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ए एक्वस, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोडक्ट है। अभी यहां पे हीट क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो, टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मेरा टेम्परेचर बढ़े इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से मेरी आग लगानी पड़ेगी, है ना। नीचे से जब तक मुझे हीट नहीं दोगे तब तक टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते वक्त हीट सप्लाई कर रहा हूं। हीट क्या कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। हीट सप्लाई की तो मैंने प्रोडक्ट का अमाउंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया तो मतलब अब रिएक्शन किस तरफ से चलेगी, यहां पे अमाउंट ज्यादा है ना, तो रिएक्शन इस तरफ बढ़ेगी। इस तरफ रिएक्शन मतलब क्या, डिसोल्यूशन या क्रिस्टलाइजेशन। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में से बाहर निकल करके सॉलिड स्टेट में आने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसी रिएक्शन में अगर मैं क्या कर दूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं। एक बात बताओ मुझे, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी, तब तो मेरा टेम्परेचर नीचे जाएगा, है ना। मेरा अगर टेम्परेचर नीचे करना है तो मेरे में से क्या करना पड़ेगा, आपको हीट निकालना पड़ेगा, है ना। तो हीट अगर मैंने निकाल लिया, हीट रिमूव्ड। अब बताओ, हीट को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया। हीट को रिमूव किया मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया। अगर ये कम हुआ है तो ये क्या हो गया, ज्यादा। अब रिएक्शन किस तरफ बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या, डिसोल्यूशन। हम इतनी देर से यही तो देख रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब डिसोल्यूशन, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मैंने बोलता था एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के इस्तेमाल होगी। तो जो कुछ मैं बता रहा हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बना करके। ठीक, चलो, तो अगर मैंने हीट रिमूव कर ली तो प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन जिस साइड से ज्यादा होता है उसी साइड से बढ़ती है ना आगे। तो इस साइड ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक, तो अब डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, और यहां पे क्या इंक्रीजेस, यहां पे क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस। ठीक है, चलो फटाफट अब यहां पे देखो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसके लिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, एब्जॉर्ब होता है तब रिएक्शन आगे बढ़ती है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है तब रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो हीट किस तरह इस्तेमाल हो रही है, रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल हो रही है। तो अब मैं अगर क्या करूं, पहला टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो
क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर टेम्परेचर घटाता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो अब किस साइड बढ़ रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। देखो ना, हीट, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब क्या किया, हीट बढ़ाया है, हीट बढ़ाया है मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया है। तो इस साइड अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ बढ़ेगी, फॉरवर्ड, डिसोल्यूशन, ठीक है ना, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीजेस है, एरो साइन। अगला, अगर टेम्परेचर क्या कर दूं, डिक्रीजेस, फटाफट इस बार आप बताओ, इस बार आप बताओ क्या करूं मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब हीट को निकालना, हीट को निकालना मतलब हीट यहां से कम कर ली, रिएक्टेंट का अमाउंट, ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम कर लिया। जब रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्ट बढ़ा है तो अब रिएक्शन इस तरफ, मतलब क्रिस्टलाइजेशन की तरफ, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस। नहीं समझ में आई बात, एक बार लास्ट बार देखो। हम जानते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब डिसोल्यूशन है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब डिसोल्यूशन होगा। प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, डिसोल्यूशन घट जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिएक्टेंट की तरह ऐड करता है प्रोडक्ट की तरह, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोडक्ट की तरह ऐड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मतलब हीट सप्लाई कर रहा हूं, मतलब हीट सप्लाई कर रहा हूं तो हीट तो प्रोडक्ट की तरह ऐड कर रहा है ना, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूं मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा रहा हूं। अभी बोला था मैंने प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इस साइड से ज्यादा होगा तो रिएक्शन इस तरफ, ठीक है। ये तो सीसॉ की तरह है भाई साहब, ये तो सीसॉ की तरह है, ठीक है ना। रिएक्शन इस तरफ चल देगी, रिएक्शन इस तरफ चल देगी, ठीक। तो हीट ज्यादा तो रिएक्शन किस तरफ, इस तरफ चल देगी। फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया मतलब हीट निकाल लिया, मतलब हीट निकाल लिया मतलब प्रोडक्ट कम कर दिया। प्रोडक्ट जब कम किया तो रिएक्टेंट अपने आप बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन किस तरफ, डिसोल्यूशन की तरफ, तो डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। यही चीज हमने यहां पे अप्लाई की। 2-3 बार इसको खुद से दिमाग में बोलोगे ना, अपने आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम जानते हैं प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो अब हम आगे समझेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।